नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह। स्वागत है आपका ईशाला में। आज ईशाला में मैं आपको बताऊंगा तबला के प्रमुख या मुख्य 6 घराने। अब ये मत कहिएगा कि तबले के प्रमुख 6 घराने, क्योंकि तबला एक ही होता है, जोड़ी में होता है तो दाहिना बायां होता है। वैसे इतिहास है उसका, बहुत पुराना इतिहास है, सब आप सभी जानते होंगे और मुझे नहीं लगता कि ये बताने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी तक जब यही नहीं क्लियर हो पाया है, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर में है कि उस्ताद अमीर खुसरो साहब ने तबलावादी की उत्पत्ति करी है। लेकिन इसके बारे में अभी भी विद्वानों में अपभ्रंश हैं और मतभेद हैं कि ये वही अमीर खुसरो है या खुसरो खां साहब हैं। तो इसमें बहुत विस्तार की चर्चा है, अभी डिबेट है, ये अभी हमारी प्रश्नावली में नहीं आएगा। लेकिन प्रश्नावली के अगर एग्जाम के टैक्ट पे देखेंगे तो अमीर खुसरो ही आपको लगाना है। अच्छा, हम लोग बात घराने की कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तबलावाद जो अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है, उसके मुख्य 6 घराने। देखिए, घरानों के अंतर्गत परंपराएं बहुत सी होती हैं, बहुत सी परंपराएं प्रचलित रही हैं, लेकिन घराने के बारे में आपको ये बात बता दूं कि जो घराना संप्रदाय, ये जो चीज होती है, इसमें मुख्य रूप से एक चीज ये देखी जाती है कि किसी भी शिक्षा को, या गुरुमुखी शिक्षा हो, गुरु ही मुखी होगी, जाहिर सी बात है, कोई पिता पुत्र की यहां बात नहीं होती, यहां पे बात गुरु की है। और वंश परंपरा की बात अगर करेंगे तब हमारे पास में आते हैं हमारे पिता, हमारे वालिद या हमारे चाचा, वॉटेवर। तो हम लोग यहां पे आते हैं घराना। घराना जो होता है बेसिकली कम से कम किसी भी विद्या का 3 पीढ़ी से किया गया हुआ अनुकरण। अगर आप किसी भी 3 पीढ़ी से अगर वही परंपरा का अनुकरण करते रहते हैं तो वो एक घराना, एक शैली, एक संप्रदाय का जो है मतलब एक रूप ले लेती है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। घराना आखिर बनता कैसे? भाई मैं भी बजा रहा हूं तबला, मैंने किसी शिशु को अगर मैं एक नया घराने लेके चला है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, परंपरा हो सकती है, क्योंकि विभिन्न घरानों में विभिन्न परंपराएं होती है, बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, बहुत सारी शैलियां विकसित होती हैं कि कोई सीधी उंगली करके बजा रहा है, कोई कैसे है, कोई लौ पे बजा रहा है, कोई अंगुष्ठाना में थाप का यूज कर रहा है। तो ठीक है, सबकी अपनी वैरायटी है, सबकी अपनी वर्सटैलिटी है। फूल है सब, सुगंध है, तो ये घराने हर एक फूल की एक सुगंध है, तो इनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला घराना जो हम लोग किताबों से पढ़ते आए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बात करेंगे, प्रैक्टिकल बजाने की बात नहीं करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से बातचीत चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए, हम एक चीज ये कह रहे हैं, ये जो घराने की बात है, तो घराने में देखिए दिल्ली घराना सबसे पहला घराना रहा है, आप सबको पता होगा, लेकिन थोड़ा एक सिस्टम है। देखिए 1 से 5 तक हम लोग अभी घरानों के विस्तार से चर्चा जब करेंगे, तो ये छठा जो घराना है ना, थोड़ा सा छठे घराने में थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला दिल्ली घराना हम लोग सिर्फ और सिर्फ घरानों को लेकर के एक बात करेंगे, उसके संस्थापक कौन है, और हर घरानों में उनकी वंश व शिष्य परंपरा में थोड़ा सा जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, और थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके कुछ खलीफा लोग रहे हैं। तो कुल मिला के अभी सिर्फ घरानों पर चर्चा है। उस्ताद सिद्धार खां, देखिए कभी कभी लिख के आता है उस्ताद सिद्धार खां, उस्ताद सुधार खां, उस्ताद सिद्धार्थ खां, यहां तक हमने भी देखा है, एक आध जगह लिखा हुआ है। तो ये देख लेंगे उस्ताद सिद्धार खां, ठीक है। और यहां पे अक्सर लिख के आता है दाढ़ी। ये वो वाली दाढ़ी नहीं है, ठीक है, बियर्ड वाली नहीं है। ये दाढ़ी एक व्यवसायी समाज होता है, संगीत व्यवसायी समाज, जिसमें दाढ़ी की उपाधि दी जाती है। दाढ़ी जिसको बोलते हैं दाढ़ी, ये भी बोलते हैं दाढ़ी, ये भी प्रोनाउंसिएशन निकलता है धाड़ी, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन की बात है, और वो भी अपनी प्रादेशिक भाषाएं होती है जिसके अंतर ये सब चीजें विशेषताएं चलती हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं, मेन हमारा सब्जेक्ट ये उस्ताद सिद्धार खां दाढ़ी, इन्होंने दिल्ली घराने की स्थापना करी। और आपको बता दूं कि ये जो दिल्ली घराने की स्थापना करी, बस यहीं से प्रस्फुटित होते हैं सारे घराने। कैसे होते हैं, चलिए देख रहा हूं मैं। अब दिल्ली पे थोड़ा सा बात करते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके घराने लिखेंगे हम लोग, ठीक है।
देखिए उस्ताद सिद्धार्थ खान साहब, इनके 3 बेटे हुए थे, जैसा कि हम सबको आसानी से किसी भी बुक में मिल जाता है ना। जैसे जो थे एक अज्ञात थे जिनका अभी तक नाम नहीं पता है, कहीं कहीं कल्लू खां करके भी आता है, ठीक है, कल्लू खां भी लिख करके आ जाता है, और कहीं कहीं कालू ऐसे करके आ जाता है लिख करके। लेकिन हम लोग बात करेंगे बुगरा खां, इनके दूसरे बेटे थे बुगरा खां, ठीक है, और एक थे घसीट खां, ठीक है। ये 3 बेटे थे इनके। अच्छा देखिए, संयोग देखिए, सबसे बड़ा घराना की जो शैली रही है, वो घरानों के जो क्रम रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अज्ञात से शुरू हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बुगरा खां साहब थे, बुगरा खां साहब, घसीट खां साहब। तो जो अज्ञात वाले बेटे थे उनके हुए थे मोदू खां, मक्कू खां। ये जो मक्कू है कभी कभी मक्खू लिख करके भी आता है, ठीक है, तो इस चीज को माइंड करिएगा। देखिए हमारे, मैं इसलिए थोड़ा सा शब्दों पे इसलिए ज्यादा प्रकाश डालता हूं, इसको आप अन्यथा में मत लीजिएगा। कहने का ये मतलब रहता है, हमारा प्रयास भी ये रहता है, क्योंकि हम अक्सर ये चीज को देखते रहते हैं, फील करते हैं कि हम लोग अगर क्लेम करें भी किसी भी प्रश्न पे, तो किस बेस पे क्लेम कर सकते हैं। ये एग्जाम में राइटिंग की गलती है, या किसी बुक में जो लिखा है वो गलती है, या जो हम पढ़ रहे हैं वो गलत है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उससे आपस में जुड़े ऐसे कुछ चीजें जो हम लोग विगत कुछ समय पहले देख चुके होते हैं, आगे का तो किसी ने नहीं देखा है कि पेपर में और क्या अपभ्रंश शब्द आ सकते हैं लिख करके, और नाम में बहुत पहले का पता है, हमें लिखे थे ही जो प्रमाण मिलता है उसके आधार पर आपको हम बताते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा इन सब चीजों को देखिएगा कि आखिर मक्कू खां साहब में मक्खू भी लिख के आ सकता है, मक्कू भी लिख के आ सकता है, मक्खू भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो ये बात आप भी देखिएगा, मोदू खां, मक्कू खां और बख्शू खां, बख्शू, ठीक है, बख्शू खां, ये हुए बुगरा खां साहब के। अब हम आते हैं इन खां साहब पे, ये हैं सिताब खां और गुलाब खां, ठीक है, ये सिताब खां और गुलाब खां। अब घसीट खां साहब का बहुत ज्यादा वंश परंपरा का इतिहास नहीं मिलता है, और मैं आपसे कहता हूं अगर घसीट खां साहब का अगर आपको इतिहास मिलता है तो आप प्लीज हमको भी सूचित करिएगा, ठीक है। और बाकी इनके एक आध वंश परंपरा आपको किसी भी शोधार्थी ने अगर ऐसा शोध किया होगा तो मिल सकती है, अन्यथा बहुत रेयर मिलती है, ठीक है। खैर हम लोग एग्जाम की बात कर रहे हैं। अच्छा बात देखिए बुगरा खां साहब, तो बुगरा खां साहब जो थे, सिताब खां गुलाब खां जी जो हुए, इनकी बेटी हुई थी। अब चूंकि बड़ी रूढ़वादिता रही है कि बेटी होती है उसके बाद में फिर उनका बेटा हुआ, तो बेटी को वंश परंपरा में उस टाइम नहीं ये बोलते थे कि मतलब जो महिलाएं हैं घर की बेटियां हैं उनको संगीत से बिल्कुल दूर रखते थे, और कुछ सब लोग संगीत बड़ा अच्छा भरपूर करते थे। ये एक रूढ़िवादिता थी जो कि अब बहुत सी चीजें उसमें मेल खाती हैं, लेकिन बहुत सी हमारे संगीत समाज में अब ये चीज बिल्कुल नहीं दिखती। हमारी बहन, हमारी जो भी माताएं बहनें हैं, वो सब बहुत बढ़ चढ़ के संगीत में काम कर रही है। देखिए एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी, भारत में सबसे संगीत में सबसे प्रथम भारत रत्न पाने वाली लता मंगेशकर जी, बताइए भारत रत्न तक। अब इसके ऊपर हमारे भारत में सर्वोच्चतम पुरस्कार होता है, उपाधि होती है, वो तक पाई है। तो कहने का ये मतलब है संगीत में अब हर कोई भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और अच्छा करता है, अच्छा करता है। मैं तो भाई बहुत मानता हूं इस चीज को, इसलिए क्योंकि उनके रियाज में बैठक, पढ़ाई में बैठक बहुत ही अच्छी होती है। ये मेरा अपना खुद का मानना है, बाकी आप लोग अपना व्यक्तिगत मानना होगा। ये मेरा बहुत ही अच्छा मानना है कि जो महिलाएं कैटेगरी होती है उनकी पढ़ाई में बैठक और रियाज की बैठक बहुत ही अच्छी होती है। बाय द वे ये मेरा कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये मेरा अपना खुद का मानना है। खैर चलिए आइए चलते हैं हम लोग। फिर यहां से वंश परंपराएं चलती रहती हैं, मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं करूंगा इस चीज को,
बहुत सारी वंश परंपरा चली, और उसके बाद में सिताब खां साहब से फिर थोड़ा सा अगर हम लोग चलते हैं कि जहां से वंश परंपरा एक और आई, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना दिल्ली से ही सारी घराने निकले हैं, तो आपको ये बता दूं कि दिल्ली घराने से अगर सारे घराने निकले हैं तो इन्हीं तीन में से निकले होंगे, और जब इन्हीं तीन में से निकले हैं तो कैसे निकले हैं यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए हुई, लेकिन अभी मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं रखता हूं, मानिए आप, मानिए नहीं है ही ऐसा कि मीरू खां, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है ना, इस चीज को कंसीडर करिए, मैं बोल भी देता हूं, मीरू खां साहब और कल्लू खां साहब हुए, ठीक है। तो मीरू खां साहब, कल्लू खां साहब, ये जो रहे हैं अजराणा, अजराणा घराने के संस्थापक रहे हैं, इन्होंने अजराणा घराने की स्थापना करी, ठीक है। दिल्ली से दूसरा घराना कौन सा था, अजराणा घराना। तो बुगरा खां साहब जो दिल्ली के थे, सिद्धार्थ खां साहब के बेटे, उनसे ये शिष्य थे, इनके शिष्य थे इनके, ठीक है। तो आप इस चीज को माइंड करिएगा, एक बहुत बड़ी सीक्वेंस लीजिएगा, ये इनके शिष्य थे, अभी तक हमने जहां पढ़ा हुआ है वो शिष्य थे। तो मीरू खां साहब, कल्लू खां साहब, बुगरा खां साहब के शिष्य थे, तो इन्होंने एक नई शैली का उत्थान किया जो अजराणा घराने के नाम से आया। बाकी की तीन घराने हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।